हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में ताऊ देवीलाल के बारे में हम लोग अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे और यह आपके दोनों काम आएगा। पहला कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि आपको बहुत सारी बातों को पता चलेगा, और दूसरा अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ताऊ देवीलाल से रिलेटेड तो आज सभी के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, दो लाइनें जो हमें हमेशा मोटिवेट करती हैं कि इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में हर दिन यही बोलता हूँ कि आप बुक्स के टच में आइए, किताबों के टच में आइए, और यकीन करना कि आज आप जो हो यह नहीं रहोगे, बहुत एक बदला हुआ इंसान खुद को पाओगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं ताऊ देवीलाल जी के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले कि ताऊ देवीलाल एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिन्होंने पूरी उम्र संघर्ष किया है। क्योंकि जब आप उनकी जीवनी को गहराई से पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि उनके जन्म से और उनके आखिरी पलों तक, आखिरी सांसों तक, लगभग 2 या 4 वर्षों के बाद की हर एक वर्ष का जिक्र है कि उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, बहुत सारी चीज़ें की। और हम यह हरियाणा से थे और हमें इस बात पर बहुत गर्व है। देखिए, ताऊ देवीलाल जी का जन्म हुआ 25 सितंबर 1914 को। तब क्या था, तब हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य हुआ करते थे, क्योंकि भारत आज़ाद भारत नहीं था। उस समय अंग्रेज़ों का अधिकार पूरे भारत पर था और उस समय जो हरियाणा है वह पंजाब का हिस्सा था। तो कहाँ पे जन्म हुआ, जो आज वर्तमान में सिरसा है, जो आज वर्तमान में सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, तो तब यह क्या था, पंजाब का हिस्सा था। और आज के वर्तमान सिरसा में गांव है तेजाखेड़ा। तो यहाँ पे चौधरी देवीलाल जी का जन्म 1914 में, 25 सितंबर 1914 में हुआ। और इनके पिताजी का नाम था लेखराम सिहाग, माताजी का नाम था सुगना देवी। देखिए, 1914 में जन्म होता है और ठीक 5 साल के बाद इनके पिता लेखराम, इनके क्या थे कि यह राजस्थान से संबंध रखते थे, तो वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं ये 1919 में तेजाखेड़ा में। कब आए, तेजाखेड़ा में 1919 में आ जाते हैं। और फिर इनकी पढ़ाई शुरू होती है। तब पंजाब ही हमारा एक स्टेट था, तब वहाँ मतलब पंजाब से ही इनकी पढ़ाई हुई। और 1928 में क्या करते हैं ये, 1928 में ये अपने पढ़ाई छोड़ देते हैं और पढ़ाई छोड़कर आंदोलनों के बीच में कूद जाते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे होते हैं। खासकर सबसे बड़ा आंदोलन तो हमारे आज़ादी को लेकर ही था, स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन और भी बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में, दिमाग में यही था कि मुझे तो कुछ अपने भारत देश के लिए करना है। तो ये पूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या होता है कि ये 10वीं क्लास में होते हैं, ये 10th क्लास, और 10th क्लास में ये और इनके एक बड़े भाई भी होते हैं। तो ये दोनों अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, छोड़कर दोनों भाई आंदोलनों के बीच में कूद जाते हैं। देखिए, मतलब कितना जुनून रहा होगा एक 10वीं क्लास के छात्र के अंदर। 1928 में क्या होता है, ये लाला लाजपत राय जी से इनकी भेंट होती है, उनसे मिलते हैं, उनके साथ विचार मिलते हैं, कुछ उनके साथ ये भी आंदोलन में भाग लेना शुरू करते हैं। और 1930 में क्या होता है, जब ये पढ़ाई छोड़ देते हैं और जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाते हैं, तब इनको जेल भेज दिया जाता है इनको, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और उस टाइम पे, और उनके ऑफिस में ही इनको अरेस्ट कर ले जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है और इनको सज़ा भी सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं। फिर उसके बाद 1932 में देखिए, 1932 में क्या है, दिल्ली थाना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं ये 1932 में ही। देखिए, बाहर आते ही फिर पकड़ लिए जाते हैं। और 1942 में क्या होता है, 1942 में पूरे 2 वर्षों के लिए इनको सज़ा सुनाई जाती है, जेल भेज दिए जाते हैं। और 1942 में क्या था, 1942 में आंदोलन चला हुआ था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो अंग्रेज़ों, है ना। तो उस टाइम पे भी ये खूब अपनी जो भागीदारी है वह निभाते हैं। और 1942 से पहले अगर देखा जाए, जो इनके बड़े भाई थे, 1938 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
और यह इनसे पहले इनके बड़े भाई हैं जो कि राजनीति से संबंध रखते हैं। उनके बाद फिर ताऊ देवीलाल जी आते हैं। देखिए 1952 में क्या है कि ये भी चुनाव लड़ते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। फिर हरियाणा आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के बाद ये क्या है, आज़ादी के बाद ये अचानक से ही, क्योंकि ये भी कृषि परिवार से जुड़े थे, तो उस टाइम के बाद ये किसानों के मसीहा यानी किसानों को सपोर्ट करने वाले ऐसे नेता उसके रूप में यह एक उस रूप में पहचाने जाने लगे। देखिए 1977 में क्या हुआ था, 1977 से 1979 की एक घटना है। अगर आप इनके बारे में गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे देखिएगा या फिर बुक्स के बारे में, क्योंकि 1977 से 1979 में यहाँ पे सरकारों की हेरा फेरी, तख्ता पलट, कुछ ऐसी बातें हुई थी और इनके साथ कहीं ना कहीं वहाँ पर धोखा हो गया था। देखिए 1977 से 1979 तक ये क्या रहे, पहली बार सीएम बने थे हरियाणा के 2 सालों के लिए, और फिर 1987 से 1989 तक 2 सालों के लिए यहाँ पर ये सीएम बने हरियाणा के दूसरी बार। देखिए यह हरियाणा के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री हैं। देखिए जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल साथ लगती पोस्ट कहें या फिर यह पद कहें, यह उप प्रधानमंत्री के पद तक जा चुके हैं। 1989 से 1991 में 2 सालों का इनका एक्सपीरियंस है लगभग काम करने का, वहाँ पर इनको मौका मिला। देखिए 1996 में गठित की गई थी INLD, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटली 1996 में की गई थी और इनकी मृत्यु हो जाती है 6 अप्रैल 2001 को। 6 अप्रैल 2001 को इनकी जयंती या पुण्यतिथि पुण्यतिथि मनाई जाती है इनकी। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो जाती है और हर 6 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखिए इनके कुछ उपनाम है, जैसे इनके उपनाम है किसानों का मसीहा। क्यों? क्योंकि किसान परिवार से थे, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के साथ ही ये हमेशा खड़े रहे हैं, किसानों की आवाज़ को इन्होंने उठाने का कार्य किया है। और ताऊ के नाम से तो आप इनको जानते हैं ही हैं, और इसमें हरियाणा का शेर भी इनको कहा गया है, हरियाणा का शेर। और शेर किसी से डरता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है, दबता नहीं है। देखिए इन्होंने यह एक राजनीतिज्ञ भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और अगर बात करें इनके कार्यों या बलिदान की, तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अहम योगदान दिया। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आंदोलन एक अलग चीज़ है, लड़ाई एक अलग चीज़ है। आंदोलन कुछ समय के लिए, कुछ मांगों को पूरा करने के लिए चलाया जाता है, लेकिन लड़ाई सालों साल चलती है। तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आज भारत की आज़ादी की लड़ाई, और भारत की आज़ादी की लड़ाई जब ये जन्म ले चुके थे 1914 में, तब से काफ़ी टाइम पहले चली हुई थी। और जब इनको जैसे ही होश आता है, जब ये 10-12 साल के हो जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तब से ही इनका स्टडी में कम ध्यान, पढ़ाई में कम और स्वतंत्रता की ओर ज़्यादा। और ये बहुत बार, अनगिनत बार, ये कई बार जेल गए, और कई बार तो ये लंबे समय के लिए 1 से 2 साल के लिए भी गए हैं। उस समय जहाँ पर ऐसे लीडरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय पर इनको जेल भेज दिया गया। अगर आप इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो आप एक 1975 से 1979 के बीच की घटना को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। एक तरफ जब पूरे भारत को एक प्रकार से बंद ही कर दिया जाता है, सारी शक्तियाँ छीन ली जाती है, तो इनको उस टाइम पे भी जेल भेज दिया गया था। वहाँ पर भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। देखिए आज़ादी के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे, क्योंकि आज़ादी के बाद ही ये मुख्य रूप से उभर कर सामने आए हैं। क्योंकि जो ताऊ की उपाधि इनको प्राप्त हुई है, वह आज़ादी के बाद ही प्राप्त हुई है। देखिए जो हमारे मुख्य आंदोलनकारी या फिर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके साथ ये बिल्कुल क्लोजली रहे हैं। उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला है, उनके साथ इनको टाइम बिताने का मौका मिला है। उनकी थॉट प्रोसेस के साथ इनकी थॉट्स अलाइन हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, बापू गांधी, सर छोटू राम, और भी बहुत सारे आंदोलनकारी। लेकिन ये मुख्य थे, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मुख्य थे। तो यहाँ पे आप हमेशा से इनको पढ़ते आ रहे हैं, लाला लाजपत राय जी को, बापू गांधी और सर छोटू राम जी को, देवीलाल जी को। आपकी 6th क्लास से 10th क्लास तक यही सब लेसन में आपको मिलेंगे और पहले भी पढ़ाया जाता है। तो यह वो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर
काम भी किया है और कंधे से कंधा मिलाकर जेल भी गए हैं, आंदोलन भी किए हैं, घर तक छोड़ा है इन्होंने। तो मतलब बहुत गर्व और बहुत फ़ख्र होता है हमें। देखिए आंदोलन में, देखिए इन्होंने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग ले लिया था। 10वीं क्लास में थे तब इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। भारत छोड़ो 1942 का आंदोलन, भारत की आज़ादी के लिए बिल्कुल शुरू से ही लड़ते आ रहे थे। और भी बहुत सारे आंदोलन हुए लेकिन ये मुख्य हैं। देखिए आगे कि यह प्रसिद्ध किस लिए है कि किसानों के मसीहा है, इस वजह से काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली है। किसानों के साथ ये हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनकी आवाज़ को हमेशा उठाने का कार्य किया है इन्होंने, ताऊ देवीलाल जी ने। और वैसे भी एक किसान पुत्र है, किसान के परिवार से संबंध रखते हैं ये, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके खून में वही मिट्टी, उसकी इनके खून की और इनके रगों में वही खून दौड़ रहा था, वही मिट्टी दौड़ रही थी। तो इन्होंने इसी वजह से सभी लोगों ने, पूरे हरियाणा ने खासकर इनको, बल्कि हरियाणा से बाहर भी नेशनल लेवल पर, लेकिन खासकर हरियाणा में तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और इसी वजह से सभी यही चाहते थे कि यही हमारे सीएम बने। और चलिए एक और पेज आपका रह जाता है, हाँ यही। और इनकी आपको बता भी दिया, आपको पता भी होगा कि इनकी मृत्यु हो जाती है, ये स्वर्ग सिधार जाते हैं 6 अप्रैल 2001 को। और इनकी जो समाधि बनाई गई है वह है संघर्ष स्थल के नाम से, काफ़ी संघर्ष किया और न्यू दिल्ली में ये इनकी समाधि है। सो गाइज इतनी जानकारी हमें आज की इस वीडियो में मिल जाती है। यह मुख्य घटनाएं हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो यही कि ताऊ देवीलाल जी की समाधि कहाँ पर है, किस नाम से है, उनकी मृत्यु कब हुई और उनको किस रूप में पहचाना गया। देखिए 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर उभर कर आ चुके हैं। कौन कौन से मुख्य आंदोलनों में भाग लिया और किन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ या आंदोलनकारियों के साथ उन्होंने काम करने का मौका मिला। और वो 1930 की घटना दे देंगे, 1942 की, 1975-77 की वो कब जेल गए और उनके उपनाम या उनको क्या संज्ञा दी गई। और यहाँ पर वो भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने कब से कब तक किया और INLD की स्थापना कब की गई और वह पहली बार सीएम कब बने, दूसरी बार सीएम कब बने, MLA का चुनाव पहली बार कब लड़ा और 1942 में कितने दिनों के लिए जेल गए, कब उनको पकड़ा गया, कब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म स्थल। तो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और आई होप कि हाँ वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हुई है और हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर अप की हैं। देखिए वैसे अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इनकी जीवनी है और आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इनके बिल्कुल जो गहराई से सभी बातें हैं, जो भी इन्होंने और भी कार्य किए हैं, क्योंकि हमने मुख्य फोकस किए हैं खासकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कम समय में एक अच्छी नॉलेज देने का हमेशा हमारा टारगेट रहता है स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल का। और अगर आप स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वास्तव में एक अच्छी तैयारी चाहते हैं करना तो आप स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि हम नंबर 1 की बहुत सारी वैकेंसीज़ की अपडेट लगातार करते रहते हैं। नंबर 2 आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आप यहाँ इसके स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप आपके टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी होम पेज सर्च कीजिए, आपको ग्रुप मिलेगा और आप वहाँ पर खुद को ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ की PDF है, जैसे कि इसी क्लास की PDF आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम में। सो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं और वीडियो में। थैंक यू।